साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत ने अपनी आर्कटिक नीति जारी की है। देखिए, भारत द्वारा जारी आर्कटिक नीति का शीर्षक है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण, या इंग्लिश में कहें तो इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति जारी की गई है। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। इस नीति के 6 स्तंभ हैं। पहले 6 स्तंभ को देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत बनाना या मजबूत करना। दूसरा, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण। तीसरा है आर्थिक और मानव विकास। चौथा है परिवहन और कनेक्टिविटी। पांचवा है गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और छठा है राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। अब एक एक करके इसके तहत किन बातों को समाहित किया गया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना। तो इसमें क्या है, हिमाद्री में मौजूद अनुसंधान केंद्र को मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्कटिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, जियो इंजीनियरिंग, कोल्ड बायोलॉजी और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जैसे विषयों में मौजूद विशेषज्ञता को दिशा देना और उनका इस्तेमाल करना। अगला स्तंभ क्या है, यह है जलवायु और पर्यावरण संरक्षण। देखिए, मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में मदद करने तथा अर्थ सिस्टम मॉडलिंग को बेहतर बनाने के लिए भागीदारों के साथ जुड़ना, आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी प्रबंधन में योगदान करना, आर्कटिक मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए पर्यावरण संबंधी प्रबंधन में योगदान देना। अगला देखते हैं, इसमें अगला स्तंभ जो है वो है आर्थिक और मानव विकास का। इसमें प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के अन्वेषण के अवसरों की तलाश करना, आर्कटिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसरों की पहचान करना। तथा अगला स्तंभ है परिवहन और कनेक्टिविटी। इसमें प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले भागीदारों के साथ पोत निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करना और आर्कटिक क्षेत्र से आवागमन में लगे पोतों के लिए चालक दल के रूप में भारतीय नाविकों हेतु अवसरों को बढ़ावा देना। वहीं अगला स्तंभ है गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसके तहत आर्कटिक क्षेत्र की जटिल गवर्नेंस व्यवस्था के संबंध में समझ को बेहतर करना, आर्कटिक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संधि फ्रेमवर्क में सक्रिय रूप से भाग लेना। तथा अगला जो छठा स्तंभ है वो है आपका राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। इसमें क्या है, संस्थागत और मानव संसाधन क्षमता को मजबूत बनाना तथा आइस क्लास स्टैंडर्ड वाले पोतों के निर्माण में स्वदेशी क्षमता का निर्माण करना। अब आर्कटिक के पहले महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आर्कटिक क्षेत्र में परिवर्तन, विशेष रूप से आर्कटिक की हिम का पिघलना, राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यधिक विघटनकारी साबित हो सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र से जुड़े अध्ययन और हिमालयी क्षेत्र के बीच समन्वय आवश्यक है। ठीक है। अगला है आर्कटिक क्षेत्र में हिम के पिघलने से ऊर्जा संसाधनों की खोज, खनन, पोत परिवहन आदि जैसे अवसरों के नए द्वार भी खुलेंगे। तो कुछ माइनस पॉइंट है, कुछ प्लस पॉइंट है। आर्कटिक परिषद के 13 जो पर्यवेक्षक हैं या ऑब्जर्वर हैं, उन देशों में भारत भी शामिल है। अब थोड़ा सा भारत के आर्कटिक अनुसंधान का इतिहास की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1920 में हमने इसके संबंध में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि, स्वालबार्ड आपका नॉर्वे में है, स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2007 आर्कटिक के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान भेजा गया। वर्ष 2008 में स्वालबार्ड के न्यू एल्सुंड में हिमाद्री नामक रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। कब? 2008 में। फिर 2014 में कोंग्स्फ जार्डन में मल्टी सेंसर मूवर्ड ऑब्जर्वेटरी इंड आर्क की स्थापना की गई। फिर आपका 2016 में स्वालबार्ड के न्यू एल्सुंड में ग्रूबे बडेट लैब की स्थापना की गई। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामलों में 13% की कमी की है और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। देखिए, उज्ज्वला कार्यक्रम के एक स्वतंत्र प्रभाव आकलन इम्पैक्ट असेसमेंट से कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चलते वर्ष 2019 में कम से कम 1.8 मिलियन टन PM 2.5 उत्सर्जन में कटौती हुई है। इसके अभाव में यदि ये योजना ना होती तो घरेलू खाना पकाने के लिए बायोमास को जलाया जाता, जो बाहरी वायु प्रदूषण में 30 से 40% का योगदान कर सकती थी। बाहरी वायु प्रदूषण में 30 से 40% का योगदान कर सकता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसे वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसे
उन ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था जो खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर के उपले या कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे। इसका उद्देश्य आंतरिक वायु प्रदूषण, इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण समय से पहले होने वाली मौतों को कम करना है। उज्ज्वला 2.0 को वर्ष 2021 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य उन कम आय वाले परिवारों को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें इस योजना के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था। तो देखिए, पहला चरण 2016 में प्रारंभ होता है, दूसरा चरण इसका 2021 में प्रारंभ होता है। आंतरिक वायु प्रदूषण या इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो इसका आशय घरों के भीतर वायु के रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रदूषण से है। इंडोर प्रदूषकों के कारण होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैक्ट शीट के अनुसार इसके चलते सालाना 38 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। कुछ प्रमुख इंडोर प्रदूषक या इंडोर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो इसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक अर्थात वोलेटाइल एंड सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स BOC, कणकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM 10, रेडॉन, सूक्ष्मजीव इत्यादि। ये क्या है? कुछ प्रमुख इंडोर प्रदूषक हैं। इसका प्रभाव क्या है? इससे स्ट्रोक, इस्केमिक हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर आदि का खतरा बढ़ जाता है। इंडोर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए जो कदम हैं, उन कदमों की बात करें तो इसमें उन्नत चूल्हा अभियान, राष्ट्रीय बायोमास कुक स्टोव पहल, सोलर कुकर को बढ़ावा देना और निर्धुर नामक खाना पकाने का स्टोव इत्यादि। तो ध्यान रखिए, निर्धुर क्या है? खाना पकाने का स्टोव है। अब यहाँ बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो देखिए, एक गरीब परिवार की ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र होगी। हालांकि लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। पहला है SC/ST परिवार संबंधित लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले लाभार्थी, वनवासी समुदाय व अति पिछड़े वर्गों के लाभार्थी, चाय बागान में काम करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े लाभार्थी, नदी द्वीपों में रहने वाले वंचित समुदाय के लाभार्थी इत्यादि। आवेदक को SECC 2011 के तहत अर्थात जो आपका सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 है, इसके तहत वंचन अर्थात डेप्रीविएशन श्रेणी में शामिल होना चाहिए। यदि गरीब परिवार की कोई वयस्क महिला उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती है, ठीक है, उपर्युक्त ये जो दो श्रेणियां हमने यहां बात की, इन दोनों में यदि नहीं आती है तो वह गरीब परिवार के अंतर्गत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है। इसके लिए उसे 14 बिंदुओं वाला एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना DMP MOPR जारी की गई है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के साथ जोड़ने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना। तीसरा, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की परिकल्पना, योजना और कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करना। अब बात करते हैं पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना की विशेषताओं की। तो इसके तहत प्रत्येक भारतीय गांव में एक ग्राम आपदा प्रबंधन योजना और प्रत्येक पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 और NDMA अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें कई नवाचार अर्थात इनोवेशन भी शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के पदाधिकारियों आदि सहित सभी हितधारक योजना के नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में पार्टिसिपेट करेंगे या भाग लेंगे। आपदा प्रबंधन में स्थानीय सरकार और समुदाय का महत्व क्या है? तो देखिए, स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर तथा इनके आधार पर स्थानीय लोगों की क्षमता में सुधार कर आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। वहीं पंचायती राज संस्थाएं आपदाओं के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रियाओं को बेहतर करने में सहायक हो सकती हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया समितियों और बचाव दल का गठन करके पूर्व चेतावनी प्रणाली और आजीविका के अलग अलग स्रोतों की व्यवस्था कर इसमें मदद कर सकती हैं। अब एक बार देखते हैं विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन का जो संगठनात्मक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है जिला स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर मंत्रिमंडलीय समिति,
CCMNC और सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति CCS, उच्च स्तरीय समिति राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति संस्थाएं हैं। वहीं राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य कार्यकारी समिति, राज्य सलाहकार समिति और आपदा प्रबंधन केंद्र, ये राज्य स्तर पर है। वहीं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, जिला संकट प्रबंधन समूह, जिला आपदा प्रबंधन समिति और टास्क फोर्स। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग एक संसदीय समिति द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST निष्क्रिय हो चुका है। ठीक है, देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संसद को एक भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कई अन्य रिपोर्ट्स लंबित हैं, जिनमें शामिल है जनजातीय आबादी पर इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश का जो है के प्रभाव का अध्ययन और राउरकेला उड़ीसा इस्पात संयंत्र के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास पर एक विशेष रिपोर्ट। इस समिति की प्रमुख टिप्पणियां पहला, कार्यबल की कमी। देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार आवेदकों की कमी के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई है। ऐसा पात्रता के उच्च मानदंडों के निर्धारण कारण हुआ है। दूसरा, बजट की कमी। वित्त वर्ष 2021-22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 7,084.07 करोड़ रुपए से घटा करके 6,126.46 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसा संशोधित अनुमान रिवाइज एस्टीमेट चरण के दौरान किया गया है। ज्ञातव्य है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 में संशोधित अनुमान के समय आवंटित राशि को पूरी तरह खर्च नहीं कर पाया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए जो राशि जारी की थी उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया था। इस समिति की जो सिफारिशें हैं, यदि उनकी बात करें तो आयोग के लिए बजटीय आवंटन की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि धन की कमी के कारण इसका कामकाज बाधित न हो। दूसरा, आवंटित धन के पूर्ण उपयोग के लिए राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके की गई थी। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जबकि 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ठीक है, इसके कार्य की बात करें तो आयोग के प्रमुख कार्य जो हैं इसमें शामिल है संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या सरकारी आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास संबंधित योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना। चौथा, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करना। राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वह नियम बनाकर आयोग को ऐसे कार्य सौंपता है। देखिए NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां दी गई हैं। आयोग इस शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म उद्योग को भी POSH अधिनियम लागू करना चाहिए। POSH अधिनियम क्या है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को ही शॉर्ट में पोश अधिनियम कहा जाता है। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन हेतु उपाय करने के लिए कहा है। ऐसे उपाय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुरूप होना चाहिए। आमतौर पर इसे ही POSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस कानून को वस्तुतः कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने, उन्हें प्रतिबंधित करने और उनसे निपटने के लिए पारित किया गया था। इसे कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से भी पारित किया गया था। इस कानून की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। यह कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करता है। वहीं इसमें पीड़ित महिला की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को शामिल करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है।
इसमें महिलाओं की आयु या रोजगार की स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। संगठित या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत, सार्वजनिक या निजी रोजगार से जुड़ी और क्लाइंट, ग्राहक या घरेलू कामगार सहित सभी महिलाओं को इसमें शामिल कर उन्हें सुरक्षा दी गई है। इस कानून के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया क्या, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में। ये जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को समन जारी करने, खोज कार्यों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने आदि के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां दी गई हैं। विशाखा दिशा निर्देश की भी बात कर लेते हैं। तो ये दिशा निर्देश विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्यवाद वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए थे। इससे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र स्थापित करना अनिवार्य हो गया। ये दिशा निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ध्यान रखिएगा। ये यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हैं। इसके अंतर्गत संस्थानों पर 3 प्रमुख दायित्व लागू किए गए। कौन कौन से? पहला निषेध अर्थात प्रोहिबिशन, दूसरा है रोकथाम प्रिवेंशन, तीसरा है निवारण रिड्रेस। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संस्थानों को एक शिकायत समिति का गठन करना होगा जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के मामलों को देखेगी। वर्ष 2013 के पोष अधिनियम अर्थात कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 ने इन दिशा निर्देशों जो विशाखा गाइडलाइंस हैं उनको और विस्तार दिया है या विस्तारित किया है। आगे बात करते हैं जो सुर्खियों में चीज़ें रही हैं इस्लामिक सहयोग संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की। देखिए, OIC की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। इस बैठक में शामिल होने के लिए OIC ने हुर्रियत प्रमुख को भी आमंत्रित किया है। यही कारण है कि भारत ने OIC की आलोचना की है। OIC के बारे में बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। यह मुस्लिम जगत के हितों की सुरक्षा और इसके लिए रक्षोपाय अर्थात सेफगार्ड करने का प्रयास करता है। इसके लिए OIC विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके सदस्य कितने हैं? तो विश्व के 57 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में। कहाँ पे है? सऊदी अरब के जिद्दा में है। और ध्यान रखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है। आगे बात करते हैं जैविक और विषाक्त हथियार अभिशमय, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन BTWC के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC ने भारत ने BTWC अर्थात जैविक और विषाक्त हथियार अभिशमय का समर्थन करते हुए कहा है कि इसे अक्षरशः लागू किया जाए। BTMC या जैविक और विषाक्त हथियार संधि के बारे में बात करें तो यह पहली ऐसी बहुपक्षीय संधि है जिसमें स्पष्ट रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों की पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित किया गया है। यह संधि जैविक एजेंट्स तथा विभिन्न प्रकार और मात्रा के विषाक्त पदार्थों के विकास, भंडारण, उत्पादन या हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है। ये ऐसे एजेंट्स या पदार्थ हैं जिनका सुरक्षात्मक या शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कोई औचित्य नहीं है। इसमें भारत सहित 183 सदस्य हैं। आगे बात करते हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DCI ने ऐतिहासिक जहाज निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, DCI अर्थात ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोच्चिन शिपयार्ड ने भारत के पहले घरेलू रूप से विनिर्मित व उच्च क्षमता वाले ड्रेजर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यह कार्गो की लॉजिस्टिक लागत में कटौती करने में मदद करेगा। DCI ड्रेजिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है। यह बड़े बंदरगाहों, छोटे बंदरगाहों, भारतीय नौसेना आदि के लिए ड्रेजिंग तथा सहायक सेवाएं प्रदान करता है। ड्रेजिंग होती क्या है? ड्रेजिंग वस्तुतः नदी निकायों से गाद निकालने या तटों या तल से मिट्टी, कीचड़ और अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया है। वर्तमान में हमारी ड्रेजिंग आवश्यकता का 70% हिस्सा मेंटेनेंस ड्रेजिंग वाले जल निकायों को बनाए रखने पर खर्च हो जाता है। शेष हिस्सा कैपिटल ड्रेजिंग अर्थात नई परियोजनाओं के लिए गाद निकालने पर खर्च होता है। आगे बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का बाली अंतरिम शांति खंड, बाली इंटरिम पीस क्लॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 में भारत के उच्च चावल निर्यात पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अमेरिका ने WTO के मंच पर यह आरोप लगाया है कि भारत ने सब्सिडी की सीमा को पार करने के लिए बाली इंटरिम पीस क्लॉज का दुरुपयोग किया है। WTO का यह पीस क्लॉज एक विकासशील देश के, ध्यान रखिएगा, एक विकासशील देश के अनाज खरीद कार्यक्रमों को सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में WTO के दूसरे सदस्यों से कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। पीस क्लॉज को बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो कि वर्ष 2013 में हुआ था, इसमें स्वीकार किया गया था।
पीस क्लाज के तहत विकासशील देश अपने किसानों को WTO द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी देने पर भी WTO के कृषि समझौते के तहत विकासशील देश को किसी भी विवाद में नहीं घसीटा जा सकता है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की बात करें, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI, हाल ही में LPAI भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का 10वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि LPAI अर्थात भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण जो है यह गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि किस मंत्रालय के तहत आता है, गृह मंत्रालय के। इसे भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण और कार्गो एवं यात्रियों की निर्बाध और कुशल आवाजाही की सुविधा के लिए अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। इसका समग्र उद्देश्य परिवहन समय और व्यापारिक लेन देन की लागत को कम करना है। इसके उद्देश्यों में क्षेत्रीय व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना भी शामिल है। UPI लाइट की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने UPI लाइट नामक एक नई UPI सेवा शुरू की है। यह सुविधा वॉलेट में डाले गए पैसों के माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्शन, ध्यान रखिएगा, बिना इंटरनेट कनेक्शन और तीव्रता से रियल टाइम में छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। भुगतान की ऊपरी सीमा 200 रुपये है और UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितनी है, 2000 रुपये है। इसे QR कोड आधारित भुगतान भी संभव है। ध्यान रखिएगा, इससे QR कोड आधारित भुगतान भी संभव, जबकि वर्तमान में 123 पे या USSD आधारित भुगतान विधियों में QR कोड आधारित भुगतान संभव नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आगे बात करते हैं कार्बोफ्यूरान की। हाल ही में असम में 95 से अधिक हिमालयी ग्रीफॉन गिद्धों जो कि आयुशियन के नियरली थ्रेटेंड श्रेणी में आते हैं और एक स्टेपी ईगल की मौत का मामला सामने आया है। इसके लिए कार्बोफ्यूरान के कारण हुई कीटनाशक विषाक्तता को जिम्मेदार ठहराया गया। हिमालयी गिफ्रॉन गिद्धों का पर्यावास की बात करें तो ये पश्चिमी चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में, मध्य चीन और मंगोलिया में ये पाए जाते हैं। कार्बोफ्यूरान के बारे में बात करें तो यह एक कीटनाशक है। इसका उपयोग व्यापक रूप से विभिन्न कृषि फसलों पर कीटों और नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कृषि और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए इसका व्यापक उपयोग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार रहा है। आगे बात करते हैं ग्रीन ट्रायंगल की। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी एटाना नारिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। इस पट्टिका में ग्रीन या हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए गांधी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपभोक्तावाद को कम करने, प्रकृति का सम्मान करने और सतत विकास के लक्ष्यों के मामले में गांधी जी के दृष्टिकोण और दर्शन को उजागर करता है। यह शांति और अहिंसा के उनके मूल्यों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। राहुल साकृत्यायन के बारे में बात करते हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1893 और मृत्यु 14 अप्रैल 1963 में होती है। बिहार सरकार नालंदा और विक्रमशिला में मौजूद सैकड़ों मूल बौद्ध पांडुलिपियों का अनुवाद और प्रकाशन करने की प्रक्रिया में है। जब बख्तियार खिलजी की सेना ने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालयों को जलाने का प्रयास किया था, तब इन पांडुलिपियों को वहां से हटा दिया गया था। बाद में राहुल साकृत्यायन द्वारा इन्हें तिब्बत से भारत वापस लाया गया था। राहुल साकृत्यायन के योगदान की बात करें तो राहुल साकृत्यायन एक यात्री और साहित्यकार थे। उन्हें महापंडित तथा महान विद्वान कहा जाता था क्योंकि वह लगभग 30 भाषाओं को जानते थे। हालांकि उनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी में हैं। उन्होंने मध्य एशिया का इतिहास, बोलगा से गंगा तथा संस्कृत में तिब्बती भाषा के एक व्याकरण और वर्णों की रचना की है। उन्होंने धर्मकीर्ति, अशंग और सुबंधु जैसे बौद्ध तार्कशास्त्रियों की दार्शनिक रचनाओं के संरक्षण और पुनर्निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई, योगदान दिया है। उनकी यात्राओं ने उन्हें यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके मूल्यों में मानवतावादी, औपनिवेशिक विरोधी, राजनीतिक कार्यकर्ता इत्यादि इनके मूल्य थे और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1958 और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।